तो डिस्क्राइब का मतलब सीधा सीधा क्या आ जाता है, जैसे ही हम लोग डिस्क्राइब शब्द देखते हैं, जैसे ही हम लोग डिस्क्राइब का मतलब देखते हैं, तो डिस्क्राइब का मतलब है कि जो भी सवाल पूछा गया है उसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव क्रिटिसिज्म कुछ नहीं करना है, बस उसको जो है वो आपने डिटेल्ड में अपने आंसर के अंदर लिख देना है। और डिटेलिंग हम लोगों से किसकी मांगी गई है? डिस्क्राइब दी रिलेशनशिप बिटवीन महाराजा रणजीत सिंह एंड हिली स्टेट ऑफ कांगड़ा। अब देखिए इसी तरह का सवाल बन चुका है, एंड हिली स्टेट्स ऑफ हिमाचल। अगर मान लो हिली स्टेट्स ऑफ हिमाचल होता तो वहां पे कांगड़ा भी आता, वहां पे नूरपुर भी आता, वहां पे गुलेर भी आता, वहां पे मंडी भी आता, वहां पे कुल्लू भी आता। क्लियर? लेकिन सवाल किसके कंटेक्स्ट में है? हिली स्टेट ऑफ कांगड़ा। अब ध्यान रखना यहाँ पे, अगर यहाँ पे हिली स्टेट्स ऑफ कांगड़ा लिखा होता तो देखो शब्दों को इसलिए थोड़ा सा हमने पिक करना होता है। अगर हिली स्टेट्स ऑफ कांगड़ा लिखा होता तो इसका मतलब है कि फिर वो डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हिली स्टेट ऑफ कांगड़ा लिखा है तो एक सिर्फ कांगड़ा रियासत की बात कर रहा है। तो हम लोगों को बड़ा लेफ्ट राइट जो है इस सवाल के अंदर नहीं जाना है। तो हमने बेसिकली जो महाराजा रणजीत सिंह और कांगड़ा का रिलेशन है उसको डिस्क्राइब करना है। क्लियर? हमने कोई उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं देखने हैं, हमने कोई उसके नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं देखने हैं। क्लियर? अब देखिए इस कंटेक्स्ट में अगर मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट देखने भी होते, जैसे मान लो यहाँ पे आ जाता क्रिटिकली एग्जामिन, क्लियर, या क्रिटिकली एनालाइज, तो वहां पे हमने पॉजिटिव नेगेटिव देखने होते, तो वहां पे हम लोग देखना था कि कैसे इन दोनों का रिलेशन जो है वो एक दूसरे के साथ ये रहे अगेंस्ट गुरखास, और कैसे इन दोनों का जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट भी हमें रिलेशन देखने को मिलता है। जहां पे कभी कभी कांगड़ा का जब राजा अनिरुद्ध चंद बना था तो महाराजा रणजीत सिंह ने कहा कि तेरे को राजा मैं तभी बनने दूंगा अगर तू 2 लाख रुपए का नजराना देगा। क्लियर? तो मतलब अननेसेसरली जो इंटरफेरेंस थी, जहां पे सुपरमेसी महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा जो है वो हमारे यहाँ के जो कांगड़ा के राजा थे उनके ऊपर एस्टेब्लिश की गई, तो वहां पे हमारा जो क्वेश्चन लिखने का आंसर लिखने का तरीका है वो अपने आप ही डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डिस्क्राइब है तो हमने यहाँ का रिलेशन इनका आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए अगर हम लोगों ने, अब ये बेसिक चीजें आपको पता ही है, बस इसको हमने डिजाइन कैसे करना है और लिखना कैसे है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जब हम लोग इनके रिलेशंस की बात करते हैं तो देखो जब भी कोई किसी का रिलेशन होता है, या तो वो रिलेशन जो है वो म्यूचुअली है ना रिस्पेक्ट के ऊपर आधारित होता है जहां पे दोनों पार्टीज इक्वल होती हैं, या उस रिलेशन में कभी कोई डोमिनेट ही करता रहता है, या उस रिलेशन में कभी कोई डोमिनेट करता है कभी कोई डोमिनेट करता है। तो रिलेशनशिप का इन जनरल अगर हम लोग नेचर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो रिलेशनशिप ऐसा ही होता है ना, या तो बैलेंस होगा, क्लियर, या एक डोमिनेट कर रहा होगा या दूसरा डोमिनेट कर रहा होगा। अगर हम लोग अगर हम लोग इन दोनों के रिलेशंस की बात करें, दो इंडिविजुअल्स के रिलेशन की बात करें, तो दो इंडिविजुअल्स के बीच का जो रिलेशन है वो या तो एक एनिमोसिटी के रूप में यानी कि एनिमी के रूप में हो सकता है, या फ्रेंड या एलाई के रूप में हो सकता है, या तीसरा न्यूट्रल हो सकता है। अब न्यूट्रल होने की संभावना तो यहाँ पे है नहीं, क्योंकि कांगड़ा और जो ये सिख एम्पायर हुआ करता था महाराजा रणजीत सिंह के अंडर, इनकी सीमाएं स्पर्श किया करती थी, तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि इनका जो वो न्यूट्रल रिलेशन रहा हो। तो या तो इनका फ्रेंडली रिलेशन रहेगा या तो इनके बीच में एनिमोसिटी रहेगी। अब देखिए शुरुआती दौर को जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जब महाराजा संसार चंद जो है वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो चुका था, तो उस स्पेसिफिक सिचुएशन में उस स्पेसिफिक समय में उसने बहुत बार जो दोआबा के रीजन्स हैं, जो पंजाब के एरियाज, उनके ऊपर बार बार अटैक किया, और महाराजा रणजीत सिंह के साथ जो वो बैटल्स भी हुई, जिनमें महाराजा संसार चंद जो उसकी 2-3 बार हार हुई। और जब उसकी हार हुई तब उसने डिसाइड किया कि अब वो प्लेन एरियाज में यानी कि जो पंजाबी क्षेत्र हैं उनमें नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो इनिशियल रिलेशन हम लोगों को महाराजा रणजीत सिंह और संसार चंद के बीच में देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं जो वो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट का है, कहीं ना कहीं वो फाइट का है, कहीं ना कहीं वो लड़ाई का है, कहीं ना कहीं वो एनिमोसिटी का है। समझ आ रही बात की नहीं? ठीक है। फिर ये मैं बात कर रहा हूं आपका, जैसे अगर मैं बिल्कुल देखो हिस्ट्री में ध्यान रखना, ईयर, राजाओं के नाम, बैटल्स के नाम, क्लियर, ये बड़े ज्यादा मायने रखते हैं। तो यहाँ पे जो फैक्ट है, डाटा है, ये कोई करंट ओरिएंटेड नहीं होगा। यहाँ पे जो हिस्टोरिकल डाटा है, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हैं, वो हमारे आंसर को जो वो क्या करेंगी, बेटर बनाएंगे, हमारे आंसर को जो है वो अच्छा बनाएंगी। क्लियर? तो जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो जैसे 1803 की अगर मैं बात करूंगा तो इन दोनों के बीच में जो है वो हम लोगों को फाइट देखने को मिली। क्लियर? यानी कि एनिमोसिटी का रिलेशंस था, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट जो है वो महाराजा रणजीत सिंह और संसार चंद के बीच में देखने को मिला, कंटेस्ट देखने को मिला, क्लियर, जिसमें संसार चंद की हार हुई। उसके बाद जब हम देखते हैं 1806 ईस्वी में जब बैटल ऑफ महल मोरिया होती है और उसमें जो वो संसार चंद की हार होती है, तो संसार चंद रणजीत सिंह से मदद मांगता है। और जब वो मदद मांगता है तो वहां पे हम इसी रिलेशनशिप में एक चेंज देखते हैं। रिलेशनशिप में क्या चेंज देखते हैं? जहां पे जो है वो स्ट्रैटेजिक अलायंस जो है वो दोनों के बीच में बनती हुई देखने को मिलती है। तो यहाँ पे 1806 में इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो कैसा बन गया, एक अलायंस बन गई, या एलाइज का रिलेशन जो है वो हम लोगों को बनता हुआ देखने को मिला। क्लियर?
उसके बाद 1809 में हम लोग देखते हैं कि जो महाराजा रणजीत सिंह है वो क्या करते हैं, वो जो कांगड़ा का किला है उसको अपने नियंत्रण में, हालांकि ये बात पहले हो चुकी थी कि अगर महाराजा रणजीत सिंह एक ही शर्त पे जो है वो संसार चंद जी की सपोर्ट कर रहे थे कि जो कांगड़ा का किला है उसके ऊपर नियंत्रण जो है उनका स्थापित करना दिया जाए, क्लियर। और उस रिक्वेस्ट को जो वो बाद में एक्सेप्ट कर लिया जाता है और 1809 में वो वाला किला ऑटोमेटिकली किसके पास चला गया, महाराजा रणजीत सिंह के पास चला गया। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो रिलेशन है वो धीरे धीरे टिल्ट होना, फेवर किसके फेवर में चलना शुरू हो जाएगा, अब ये सिख एम्पायर के फेवर में रिलेशन जो वो टिल्ट होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग इंटरवेंशंस देखेंगे किसकी, महाराजा रणजीत सिंह की किसके अंदर, जो कांगड़ा का जितना भी अंदर का काम हुआ करता था उसके अंदर। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दूंगा, जब 1824 ईस्वी में महाराजा संसार चंद की मृत्यु हुई और उनके बेटे ने जब अगले राजा बनना था, तो उस स्पेसिफिक सिचुएशन में महाराजा रणजीत सिंह ने, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी उसका जिक्र किया था, 2 लाख का नजराना मांगा था, हालांकि वो 1 लाख में बाद में एडजस्ट हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि अब इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो अब दोस्ती रिलेशनशिप जो है वो डोमिनेटेड बाय महाराजा रणजीत सिंह। उसके बाद आप लोगों को याद होगा कि एक बार महाराजा संसार चंद को जो है वो जम्मू का राजा है उसके वहां पे बुलाया जाता है, जो कि सरदार भी हुआ करता था या सेनापति हुआ करता था महाराजा महाराजा रणजीत सिंह की सेना के अंदर, क्लियर। तो ध्यान सिंह जो है वो उनको बुलाता है और उसके बाद जो है वो अपनी अपने बेटे का हाथ जो है वो उसकी बहनों का मांगता है, लेकिन अनिरुद्ध चंद जो है वो उसके फेवर में नहीं था और वो अपनी बहनों की शादी जो वो गढ़वाल के राजा के साथ करवा देता है। तो महाराजा रणजीत सिंह जब वापिस, या जैसे महाराजा रणजीत सिंह फिर नदौड़ वाले क्षेत्र में आता है जहाँ पे कांगड़ा के राजा रहा कर रहे थे, तो वहां पे अनिरुद्ध चंद को सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है वो जाना पड़ता है और वो सोलन के अंदर या शिमला प्रिंसली स्टेट्स के अंदर जो है किसी एक प्रिंसली स्टेट के अंदर जाके शरण ले लेता है। तो उसका जो चाचा होता है या जो संसार चंद का भाई होता है फतेह चंद, वो अपनी बेटी की शादी, अपनी बेटी सॉरी अपनी ग्रैंड डॉटर की शादी जो है वो उसके साथ करवा देता है, क्लियर, जो जम्मू के राजा का बेटा होता है। जिसके बाद उसको जागीर दे दी जाती है महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इनका जो रिलेशन है वो थोड़ा डिफरेंट है, दैट वाज डोमिनेटेड बाय महाराजा रणजीत सिंह। लेकिन जैसे ही महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु होगी और उनकी मृत्यु के बाद सिख एम्पायर धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होना शुरू होगा और 1846 ईस्वी तक, 1846 तक हम लोग देखेंगे कि जो कांगड़ा है वो कंप्लीटली सिख इन्फ्लुएंस से जो है वो अपने आप को आजाद करवा लेगा और वो सीधा ब्रिटिश एम्पायर के अंदर चला जाएगा। तो मतलब इनके रिलेशन की शुरुआत 1803 में हुई और इनका जो रिलेशन है वो हमें एंड होता हुआ देखने को मिलेगा जैसे ही हमें फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में सिख एम्पायर की जैसे हार होती है 1846 में, तो कांगड़ा वाला जो एरिया है या कांगड़ा रियासत है वो ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बन जाते हैं और इस तरह से जो इनके जो रिलेशन है महाराजा रणजीत सिंह और कांगड़ा के स्टेट का वो हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना, जब भी हम जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस को पिक करते हैं तो इनमें सीक्वेंसिंग बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे रिलेशनशिप में एक सीक्वेंसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पहले फेज में कैसा था, दूसरे में कैसा था, तीसरे में कैसा था। और जितनी ज़्यादा फ्लूडिटी और जितना ज़्यादा सीक्वेंस जो है वो आपके आंसर के अंदर होगी उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट आप एग्जामिनर के ऊपर डालोगे, क्लियर। तो देखो ये शायद ही कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो आपको नहीं पता होगी, बस आपने ध्यान रखना है कि आपने ईयर्स हैं, नाम है, क्लियर, रेफरेंसेज हैं, हिस्टोरिकल रेफरेंसेज हैं, उनको जो है अपने आंसर के अंदर जरूर डालना है। ये छोटी सी बात है जिसको आप लोगों ने इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के अंदर अपने जहन में रखना है, अपने दिमाग में रखना है। क्लियर होगी बात सब लोगों को? चलो एक बार देख लेते हैं फिर। तो देखो अब हम लोग बात करेंगे, तो ये जो डिस्क्राइब डायरेक्टिव है वो आपको समझ आ गया। डिस्क्राइब में कोई हमने ये नहीं देखना है कि जी दोनों के रिलेशन के पॉजिटिव साइड क्या है, नेगेटिव साइड क्या है, क्लियर। हमने सिंपल सा देखना है कि इनका रिलेशन कैसा रहा और उसके बारे में डिटेलिंग या उसके बारे में जो वो जानकारी दे देनी है। अब देखिए इंट्रोडक्शन जो है वो किस तरह से रखी हमने। इंट्रोडक्शन हम लोगों ने रखी, महाराजा रणजीत सिंह relationship with the hilly state of Kangra was a blend of military conquest पहला phase, strategic alliance दूसरा phase, and political maneuvering, clear, reflecting the context sorry complex dynamics of power in early 19th century of northern India। तो अर्ली सेंचुरी में जब हम लोगों को इनके बीच में 3 फेजेस जो है वो बेसिकली देखने को मिलते हैं। तो इन 3 फेजेस को जब हम लोगों ने मेन बॉडी के अंदर यूज किया है, जैसे सबसे पहले हम लोगों ने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किया। मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट में 1803 में महाराजा संसार चंद के द्वारा जो कांगड़ा पंजाब के ऊपर अटैक किया गया जहां पे रणजीत सिंह ने हराया, उसका जिक्र किया गया। फिर स्ट्रैटेजिक अलायंस बनी 1806 में जब गोरखाओं ने डिफीट किया, तो स्ट्रैटेजिक अलायंस बनी। गोरखाओं को हराने के लिए रणजीत सिंह यहाँ पे आते हैं, मदद करते हैं। और उसके बाद सीज ऑफ कांगड़ा एंड डिफीट ऑफ गोरखा, गोरखाओं को हरा के 1809 में जो कांगड़ा का किला है उसके ऊपर महाराजा रणजीत सिंह जो है अपने जो लोग हैं उनको बिठा देते हैं। अब देखिए ये पूरा जानकारी जो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन करना है, यहाँ पे लिखना है, क्लियर।
जैसे सरदार देसा सिंह मजीठिया वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ कांगड़ा सॉलिडिफाइंग सिख अथॉरिटी इन दी रीजन। तो नाम जो है वो यहाँ पे लिखने बड़े जरूरी है। इसके साथ साथ एक्सपेंशन ऑफ सिख इन्फ्लुएंस इन दी हिल स्टेट, कांगड़ा के कारण बाकी जो आसपास के क्षेत्र थे, नूरपुर, जसपान, दातरपुर, वहां पे भी सिख एम्पायर जो है उनका इन्फ्लुएंस हमें एक्सटेंड होता है वो देखने को मिलता है। अगर इसको नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन इसी रिलेशनशिप का इंपैक्ट अगर किसी दूसरे के ऊपर पड़ा है तो उसको भी हम लोग ऑब्वियसली मेंशन कर सकते हैं। रिलेशन विद अनिरुद्ध चंद एंड फतेह चंद, तो जैसे अनिरुद्ध चंद का मैंने जिक्र किया, जब ये राजा बना 1824 ईस्वी में तो नजराना पेश करना पड़ा, और जब फतेह चंद या जब अनिरुद्ध चंद ने अपनी बहनों की शादी करवाने से मना कर दिया तो फतेह चंद ने अपनी ग्रैंड डॉटर की शादी जो है वो जो जम्मू का राजा है उसके बेटे के साथ, हीरा चंद के साथ करवाई। क्लियर। और लास्ट आ जाएगा एंड ऑफ कंट्रोल ऑफ सिख एम्पायर, दैट इज एंड ऑफ रिलेशन 1846 में, आफ्टर द डिफीट ऑफ सिख ड्यूरिंग फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, जो कांगड़ा है केम डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, एंड ये स्पेसिफाई करता है एंड ऑफ रिलेशंस बिटवीन सिख एम्पायर। महाराजा रंजीत सिंह की तो चलो पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन सिख एम्पायर के साथ भी इनका खात्मा जब उनकी मृत्यु के कुछ सालों के बाद ही हो गया। क्लियर। तो हमने बस कुछ नहीं किया, हमने इंपॉर्टेंट जो रिलेशनशिप के एस्पेक्ट्स थे उनको ड्राइव किया, उनको एक्सट्रैक्ट किया और उनके बारे में डिटेलिंग की। ध्यान रखना डिस्क्राइब में ऐसा नहीं हो सकता है कि आप लाइन में लिखो, जैसे ना कि पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, नहीं। डिस्क्राइब में आपको एक की एस्पेक्ट एक्सट्रैक्ट करना है, रिलेशन का एक एस्पेक्ट एक्सट्रैक्ट करना है, फिर उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देनी है, उसके बारे में जो वो डिटेलिंग देनी है, तब जाके जो डिस्क्राइब डायरेक्टिव है वो हम लोगों को, या डिस्क्राइब जो इंडिकेटिव वर्ड है वो हम लोगों को सेटिस्फाई होता हुआ देखने को मिलेगा। क्लियर होगी बात यहाँ पे कि डन। तो देखिए इसी तरह का सवाल पहले आ चुका है, लेकिन वहां पे बाकी हिली स्टेट्स के साथ रिलेशन की बात हुई है। यहाँ पे जो वो रिलेशन सिर्फ किसके बारे में पूछा गया था, कांगड़ा के बारे में पूछा गया था। तो जो जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया हुआ है कि 1803, 9, 6, क्लियर, 24, ये सारा सारा जो वो थोड़ा सा आपने 1827 में था बेसिकली, वो फतेह चंद के द्वारा जब जागीर ऑफ राजगीर जो है वो महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा दे दी गई थी। क्लियर। यहाँ पे संसार है, गलत संकार हो गया। क्लियर। चलो हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कोई डिस्कशन किसी को करनी है? पहला सवाल क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है सबको? चलिए फिर दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द प्रैक्टिस ऑफ रीत। अच्छा देखो यहाँ पे सोशल प्रैक्टिसेस है ना, बेथ बेगार रीत। तो देखिए बेथ बेगार के ऊपर तो सवाल आ चुके हैं, रीत के ऊपर भी प्रश्न बन सकता है। तो बेथ और बेगार के बारे में तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करवा रहा हूँ, तो वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो आ चुकी है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हैं वो आप लोग खुद भी कर सकते हो। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए क्या है, डिस्कस द प्रैक्टिस ऑफ रीत, ये आ गया एक हिस्सा। एंड एफर्ट्स, अब देखिए अगर मान लो डिस्कशन है तो यही एक्सटेंड हो रहा है, यही डायरेक्टिव आगे एक्सटेंड हो रहा है। एंड एफर्ट्स मेड बाय ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल रूलर्स टू इरेडिकेट इन द शिमला हिल स्टेट्स एंड इट्स सराउंडिंग रीजन्स। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें दो चीजें पूछी गई हैं, डायरेक्टिव इसमें एक ही है। देखो अगर मान लो यहां पे फुल स्टॉप लग जाता, यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाता तो ऑब्वियस बात है अगले वाला जो हिस्सा है उसमें कुछ और लगता, व्हाट है ना, व्हाट आर द, या व्हाट वर द वेरियस एफर्ट्स, या डिस्क्राइब द एफर्ट्स, या एनालाइज द एफर्ट्स, तो वो अलग हो जाता। लेकिन जब ये कॉन्टिन्यूटी में है तो इसका मतलब है कि पूरे के पूरे क्वेश्चन को, क्योंकि इसके साथ ही कनेक्टेड है, तो पूरे का पूरा जो क्वेश्चन है उसमें जो हमारा डायरेक्शन जाएगा वो क्या जाएगा, डिस्कस जाएगा। समझ आ गई बात यहाँ पे? अब देखिए जब हम लोग डिस्कशन की बात करते हैं तो डिस्कशन में हम लोग कहते हैं कि डिस्कशन में पॉजिटिव साइड होनी चाहिए, नेगेटिव साइड होनी चाहिए। अब देखिए ध्यान रखना, हर बार ही ऐसा नहीं होता है। हर बार ऐसा नहीं होने का मतलब है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, जब हम लोग रीत की बात करेंगे तो रीत की कोई भी पॉजिटिव साइड जो है हमें देखने को नहीं मिलती है। तो जो चीज जिसका खुद ही ओरिजिन, खुद ही कंसेप्ट जो है वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर आधारित है, उसको हम लोग कैसे प्रेज कर दे। हालांकि अगर उस समाज में, उस सोसाइटी में आप लोग जाओगे तो उसको डिफेंड करने वाले लोग जरूर मिलेंगे, क्योंकि जब रीत को बैन करने की बात हुई लोग खिलाफ हो गए थे राजाओं के। क्लियर। लेकिन जब हम इन जनरल आज बैठ के इस प्रैक्टिस को ऑब्जर्व करेंगे तो आज हम लोगों को जो है उस समय के अनुसार देखेंगे तो मे बी है ना कुछ एस्पेक्ट्स, कुछ सामाजिक एलिमेंट्स थे जिन जो उस चीज को एक्सेप्ट भी करते थे, तभी ये चीज जो वो समाज के अंदर एग्जिस्ट करती थी। लेकिन आज जब हम लोग देखेंगे तो ये जो है वो
इस स्पेसिफिक समय में जो है वो इसका कोई भी पॉजिटिव साइड हमें देखने को नहीं मिलता। हालांकि हिस्ट्री को जो है वो हमें उसी सिचुएशन में जाके देखना होता है, रदर देन हम लोग आज देखें। क्लियर। लेकिन जब हम इस प्रैक्टिस की बात करेंगे तो इवन अगर उस टाइम पे भी जाएंगे तो वहाँ पे भी काफ़ी जो है वो इसका अब जो विरोध है वो सोशल रिफॉर्मर्स के द्वारा किया गया। तो यही कारण है कि यहाँ पे देखो क्या आ गया, डिस्कस द प्रैक्टिस ऑफ रीत। तो जब हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रैक्टिस ऑफ रीत की, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रीत क्या है और रीत की पॉजिटिव साइड क्या है, रीत की नेगेटिव साइड क्या थी, या रीत की पॉजिटिव साइड क्या थी, नेगेटिव साइड क्या थी। जैसे मैंने बताया कि पॉजिटिव साइड मैं इसको नहीं पिक करूंगा तो सिर्फ हमारे पास रीत का क्या रह जाएगा, क्रिटिसिज्म रह जाएगा। तो पहले वाला हिस्सा जो है वो हमारा इस तरह से एड्रेस होगा। दूसरा हिस्सा क्या आ जाएगा, डिस्कस। अब इसी को मैं ऐसे पढ़ रहा हूं ना, डिस्कस द एफर्ट्स मेड बाय ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो कोशिश की जाएगी, तो देखिए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का जो एफर्ट है रीत को एबॉलिश करने में, वो दो लेवल पे है। दो लेवल का मतलब क्या है, पहला लेवल ये है कि जहां पे उसने प्रिंसली स्टेट जो है वो उनको डायरेक्शंस दी कि आप इन सोशल प्रैक्टिसेस जो है वो उनको एबॉलिश करो। दूसरा जहां पे, या जो हिमाचल प्रदेश के एरियाज है, क्योंकि देखो क्या है, शिमला हिली स्टेट्स एंड इट्स सराउंडिंग रीजन्स, तो पूरा हिमाचल जो है वो अपने आप इसमें कवर हो जाता है। तो ऐसे क्षेत्र जहां पे अंग्रेजों का डायरेक्ट कंट्रोल था, तो जहां पे अंग्रेजों का डायरेक्ट कंट्रोल था उसमें आप सब लोगों ने आईपीसी के बारे में सुना होगा, अब तो चलो नहीं रहा। आईपीसी 1860 में जो रीत या इस तरह की जो प्रैक्टिसेस थी, जो काइंड ऑफ फोर्स्ड ट्रेडिंग किया करती थी वुमेन की, उसको जो है अबॉलिश कर दिया गया था। और यही कारण है कि कांगड़ा रीजन के जो कोर्ट्स, उनके पास ये पावर थी कि अगर कोई इस तरह की शादी या इस तरह के काम करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसको जो है आप लोग हिरासत में ले सकते हो, उसको जो वायलेशन ऑफ लॉ कंसिडर किया जाएगा। क्लियर। और दूसरा क्या है, अंग्रेजों के द्वारा एंड लोकल रूलर्स। अब लोकल रूलर्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए लोकल रूलर्स ने शुरुआती दौर में तो बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं की, क्योंकि वो भी उसी समाज का हिस्सा था, उस सोसाइटी का हिस्सा था। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ना शुरू हुआ वैसे वैसे, जैसे राणा और बघाट की अगर हम लोग बात करेंगे, क्लियर, उन्होंने जो वो 1917 ईस्वी में जाके जो है वो सीधा सीधा जो रीत है उसको एबॉलिश कर दिया। उसके बाद सब्सिक्वेंटली जो बाकी प्रिंसली स्टेट्स थी, जैसे हम लोग बुशर की बात करें, क्योंथल की बात करें, उनके द्वारा भी रीत टैक्स लगाया गया। रीत टैक्स लगाने का सीधा सीधा लॉजिक क्या था कि ताकि लोग जो है वो डिस्करेज हों और इस तरह की शादी ना कर पाए। लेकिन क्योंकि हम लोग अब देखिए, ये तो है कि किस किस ने क्या क्या कदम लिए, किस किस के द्वारा क्या क्या स्टेप्स लिए गए, तो अंग्रेजों के द्वारा भी लिए गए और हमारे जो राजा हैं उनके द्वारा भी लिए गए। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। तो डिस्कशन में हम लोग पॉजिटिव साइड तो इनके बता रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव साइड ऑफ एफर्ट्स तो बता रहे हैं कि इनके द्वारा क्या क्या एफर्ट्स लिए गए, लेकिन साथ में हम लोगों को नेगेटिव साइड ऑफ एफर्ट जो है वो भी हाईलाइट करना है। नेगेटिव साइड ऑफ एफर्ट का मतलब क्या है कि इवन दो उन्होंने बोला सही कि हम लोग बैन करेंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो वो रीत के ऊपर कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन पहाड़ी राजाओं के द्वारा जो है वो नहीं लिया गया, जहां पे किसी को जेल के अंदर डाल दिया गया हो, जहां पे किसी को हिरासत में ले लिया हो। क्लियर। और अंग्रेजों ने भी नो डाउट राजाओं को जो है वो डायरेक्शंस दी, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि वो जो सोशल प्रैक्टिसेस हैं या जो हमारा सामाजिक कस्टम है उनके अंदर अननेसेसरी इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो अंग्रेजों ने भी अपना हाथ जो है वो पीछे खींच लिया, जिसके कारण जब तक हम लोग प्रॉपरली आजाद नहीं हुए, जब तक हम लोग प्रॉपरली इंडिपेंडेंट नहीं हुए, तब तक रीत की जो प्रैक्टिस थी वो कंप्लीटली एबॉलिश, कंप्लीटली जो है वो खत्म नहीं हुई। समझ आ गई बात की, ठीक है। तो ध्यान रखिए, तो जब हम लोग कहते हैं डिस्कशन, तो डिस्कशन में हमें पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, और एंड में हमें कंक्लूजन इज मस्ट। जैसे ही डिस्कशन होगी तो उसके एंड में कंक्लूजन हम लोगों को करना ही करना है। समझ आ गया सवाल सब लोगों को, क्लियर। तो इसको देखो पहले, क्योंकि देखो 4 नंबर के सवाल होते थे उसमें ज़्यादा है ना, ज़्यादा टेंशन ही लेनी होती थी कि ठीक है जो पूछा है वो सीधा लिख दो, ज़्यादा डायरेक्टिव्स का भी इतना गेम नहीं रहता था। लेकिन 8 और 12 नंबर के सवाल जब आएंगे तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो गया कि अब चीज़ें जो है वो आप लोगों के लिए थोड़ी सी टीडियस होंगी, थोड़ी सी डिफिकल्ट होंगी। क्लियर। तो डिफिकल्ट का मेरा मतलब है कि पहले आपने किसी भी एक क्वेश्चन के ऊपर जो वो प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, देखो 2 तरह के क्वेश्चंस बनेंगे आपके, सीधे क्वेश्चन होंगे। सीधे क्वेश्चन का मतलब है कि ऐसे क्वेश्चन है जो आपने पढ़े हुए हैं, जैसे मान लो आपने अतुल्य में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, मान लो कुछ क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में डिस्कस किए, मान लो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर्स है, मान लो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल सीधे आए, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आए। क्लियर। तो वो ऐसे सवाल होंगे जो आप देखोगे और सीधा लिखना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपको पता है आपने इंट्रोडक्शन क्या लिखनी है, आपने क्या कंटेक्स्ट डालना है, क्या कंटेंट डालना है, आपको सब पता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे आपका दिमाग लगेगा। क्लियर। यानी कि जहां पे आपने देखना है क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा आया, जैसे आपको लगेगा थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन आया, तो पहले क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग पे काम करो। ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया और आपने लिख दिया तो नंबर 0 मिलेगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ आया और आपने कम भी लिखा, फिर भी आपके सवाल, अगर कंटेक्स्ट आपने हिट कर दिया होगा, तो आपके सवाल मिलने की संभावना काफी ज्यादा है। वैसे तो बिल्कुल ही नहीं है कि अगर पूछा कुछ है और लिखा कुछ है तो नंबर जी 0 भी, मैंने बताया था आपको पहले भी कि 0 भी जो है वो एग्जाम के अंदर दिया जाता है।
समझ आ रही बात यहाँ पे? तो देखो जैसे टेढ़ा क्वेश्चन तो हार्डली 5-7 क्वेश्चन ही होंगे ऐसे, मतलब मेरे को मैंने शायद ज्यादा बोल दिया, 4-5 ही 3 कर क्वेश्चन होंगे ऐसे जो बहुत ज्यादा आपका दिमाग ग्रिल करेंगे। तो तब आपने थोड़ा सा ठहराव रखना है और उन क्वेश्चंस को डिकोड करना है कि उसमें लिखा क्या गया है एग्जैक्टली। क्लियर? तो जैसे ये क्वेश्चन था, अगर इस क्वेश्चन को सीधा लिखना शुरू कर देते तो आप हो सकता था कि आप सिर्फ एफर्ट्स ही लिखते और उनके बारे में जो दूसरी साइड है, जो नेगेटिव साइड ऑफ एफर्ट्स है, जहाँ पे होल हार्टेडली एफर्ट नहीं किए गए, तो उनको शायद अपने आंसर के अंदर हाईलाइट नहीं करते, तो आपने डायरेक्टिव मिस कर दिया, नंबर सम जो है वो अपने आप कम हो गए। समझ आ रही कहानी की नहीं आ रही? क्लियर? तो हम लोगों ने जब भी किसी सवाल को, किसी आंसर को जब एड्रेस करना है, तब हम लोगों ने क्वेश्चन की जो समझ है वो अब और महत्वपूर्ण होगी जब से 8 और 12 नंबर के सवाल रहे हैं। क्लियर होगी बात यहाँ पे सब लोगों को? डन? चलो फिर एक बार आंसर भी देख लेते हैं कैसे लिखा है हमने। देखो जहां क्वेश्चन आपको लगेगा कि सर समझ नहीं आ रहा है, या आपको ऐसा, अगर देखो ऐसा भी हो सकता है कि अब आपको ना, मतलब काफी टाइम हो गया अब आपको पढ़ते हुए, पूरे अलग अलग टीचर्स ने आपको पढ़ाया, तो अगर आपको अभी भी लगता है कि सर हमें लगता है कि ये चीज भी तो हम डाल सकते हैं, तो अब मेरे को है ना अपना माइक ऑन करके बोल दीजिए या मैसेज डाल दीजिए कि हम ये डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते, तो उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। क्लियर? चलिए, तो डिस्कस डायरेक्टिव तो क्लियर हो गया सबको, पॉजिटिव नेगेटिव साइड हमने डालनी होती है, पूरी दुनिया इसको यही कहती है, तो कैसे डालनी है ये शायद आपको क्लियर हो गया। जरूरी नहीं है कि हमेशा ही डालनी है, ठीक है जी। देखो क्या होता है, कभी कभी ना दो तरह से की स्टेटमेंट्स होती हैं नॉर्मली, ये जो डिस्कस, एनालाइज, क्रिटिसिज्म, ये किसी की स्टेटमेंट के ऊपर आधारित होता है कि मैं एक एग्जामिनर हूँ, मैंने एक स्टेटमेंट दे दी, मैंने कहा डिस्कस करो। क्लियर? तो कभी कभी वो स्टेटमेंट ऐसी होती है जो अनबाइज्ड स्टेटमेंट होती है, मतलब वो स्टेटमेंट ट्रुथ होती है। क्लियर? उसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव निकालने का तुक ही नहीं बनता, या कभी कभी उसका पॉजिटिव ही नहीं निकल सकता है। क्लियर? जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो जो अनबाइज्ड स्टेटमेंट होती है वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना होता है। जो बायस्ड स्टेटमेंट है, मतलब जो आपको लगता है कि नहीं यार ये स्टेटमेंट सही भी है लेकिन इसका दूसरी साइड भी तो है, क्लियर, वहां पे जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव आता है। तो है ना, तो आंसर राइटिंग की बड़ी ज्यादा लेयर्स होती हैं, तो प्रॉपरली इनको कंट्रोल करने में टाइम लगता है, लेकिन है ना जहां नीड पद लगे वहां पे जो समझ आ रहा है वो आप उतना तो एटलीस्ट लिख दीजिए। क्लियर? तो डिस्कस में कोई कंपल्शन नहीं है, पर नॉर्मली क्या होता है, क्योंकि स्टेटमेंट दी गई होती है और 99% चांसेस होते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव होता ही होता है, तो इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन 1% चांस है कि जहां शायद एक ही साइड आप हाईलाइट कर सकते हो, तो वो भी गलत नहीं होगा। क्लियर? चलिए वापस आइए। तो जैसे हमारा क्वेश्चन है डिस्कस द प्रैक्टिस, तो चलो ठीक है। तो देखो मैंने क्या कुछ नहीं किया, इंट्रोडक्शन में ये डाल दिया कि कहाँ कहाँ ये प्रेवलेंट थी। ठीक है जी, इंट्रोडक्शन में मैंने इसका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन डाल दिया। रीत वाज ए कस्टम प्रेवलेंट इन वेरियस रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश, पर्टिकुलरली शिमला हिल स्टेट्स एंड एडजॉइनिंग एरियाज लाइक मंडी, कुल्लू एंड कांगड़ा। क्लियर? अब उसके बाद जो वो प्रैक्टिस ऑफ रीत क्या थी, तो रीत में आपको पता है कि जहाँ पे क्या किया करता था, कोई कोई भी हस्बैंड है, फादर है, वो पैसों के बदले जो है वो शादी है ना, काइंड ऑफ मैरिज कस्टम हुआ करता था, लेकिन प्रॉपर हम उसको मैरिज नहीं बोल सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैरिज की जो परिभाषा और मैरिज की जो डेफिनेशन है, जो है ना, जो सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेड है, दैट दैट इज एंड दैट वाज कंप्लीटली डिफरेंट। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले प्रैक्टिस ऑफ रीत आपने समझा दी डिस्कशन में कि रीत जो थी वो क्या थी, कितना पैसा लिया जाता था। ठीक है, 100 रुपए से लेकर 2000 रुपए के बीच में जो वो पेमेंट ली जाती थी, जिसको जो वो रीत मनी कहा जाता था। नेगेटिव इंपैक्ट देखिए क्या है, कि देखिए जब हम लोग रीत को मैरिज के साथ कंपेयर करें, तो मैरिज की कुछ वैल्यूज होती है। क्लियर? मैरिज की कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं। मैरिज में दो एडल्ट्स आते हैं, वो बच्चे प्रोड्यूस करते हैं और फिर उनकी सोशलाइजेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनकी होती है। लेकिन रीत जहाँ पे हस्बैंड भी अपनी वाइफ को आगे जो है वो रीत मनी के रूप में एक्सचेंज कर सकता है, तो कहीं ना कहीं जो मैरिज का जो बेसिक वैल्यूज था वो इसके अगेंस्ट एक कस्टम हुआ करता था। दूसरी बात है यहाँ जो इसका सबसे बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट है, कि जो रीत मनी है वो मेल की तो हो नहीं रही है कि बीवी जो है वो घर वाले को बेच रही है, यहाँ पे रिवर्स हो रहा है। क्लियर? तो सीधा सीधा क्लियर कट ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का एक एग्जांपल था, जहां पे कंप्लीट कोमोडिफिकेशन ऑफ वुमेन, यानी कि वुमेन जो है उसको इंसान नहीं, उसको एक वस्तु समझा जा रहा था, जो बिल्कुल इक्वालिटी के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनके बिल्कुल विपरीत था, बिल्कुल अगेंस्ट था। तीसरी बात, बहुत बार ये जो सेल एंड परचेज है, यहाँ पे बड़ी बार क्या होता था कि रीत मनी के एक्सचेंज में कोई शादी करता था और उसको वुमेन या जो लड़की होती थी उसको प्रोस्टिट्यूशन में डाल देता था। बहुत बार मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होने के कारण बड़ी सारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो हैं वो भी हम लोगों को कम्युनिकेट होती हुई देखने को मिलती थी। क्लियर? तो इस तरह से हेल्थ वाइज अगर हम लोग देखें, राइट वाइज या इनइक्वालिटी वाइज हम इसको इसको देखें, जो सामाजिक सोसाइटी का जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैरिज है उसके पर्सपेक्टिव से हम लोग देखें, तो रीत जो थी ये एक तरह का एक सोशल इविल था। क्लियर? तो यही कारण है कि नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ रीत जो हम लोगों ने यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं। क्लियर? उसके बाद देखिए एफर्ट्स क्या के लिए गए, तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है।
तो ब्रिटिश के द्वारा 1860 में जो वो 1860 में जो है वो आईपीसी में इसको जो है वो बंद कर दिया गया, क्लियर। और हम लोगों ने कांगड़ा के अंदर जो है उसको इम्प्लीमेंट होते हुए देखा, क्लियर। तो ये पहला अंग्रेजों का कंट्रीब्यूशन आ गया। उसके बाद पहाड़ी राजाओं के द्वारा, क्योंकि हमसे ब्रिटिश एंड रूलर्स के बारे में पूछा गया, दिलीप सिंह राणा बागाट उनके द्वारा 1927 में किया गया। 1917 में किया गया। 1927 तक आते थे बागाड, बुशार, जुब्बड़, इन सब ने जो रीत कस्टम था इसको प्रोहिबिट कर दिया था। और जो नालागढ़ महलों कुठार था उन्होंने भी उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, क्लियर। लेकिन जब हम लोग इनको प्रॉपरली देखेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन जो है इनकी एनफोर्समेंट और इम्प्लीमेंटेशन जब उसमें हम लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिली, और राजाओं के द्वारा जब इनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, क्लियर। 1928 के बाद जो अंग्रेज थे उन्होंने उन्होंने जो रीत या जो सोशल प्रैक्टिस उनमें इंटरफेरेंस करने से अपने आप को जो वो जो है वो वापिस खींच लिया, जिसके कारण जो है वो इसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हम लोगों को होती हुई देखने को नहीं मिलेगी। तो इवन दो एक साइड में हम लोगों ने देखा कि क्या क्या जो है वो उनके द्वारा कंट्रीब्यूशन किए गए, लेकिन दूसरी साइड हमने देखा कि वो प्रॉपरली सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो इसको थोड़ा और बेटर भी किया जा सकता था कि इसमें हम लोग इस पॉइंट को जो है, ठीक है, फेलियर ऑफ ब्रिटिश रूल एंड हिली, ये ब्रिटिश एंड हिली रूलर्स, क्लियर। तो वहां पे सारा पॉइंट जो है उसमें आ जाना था, तो एक हेडिंग बन जाता और इसमें तो और ज्यादा बेटर जो है वो हमारा आंसर हो जाता है, क्लियर। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो आप लोग अपने आंसर के अंदर डाल सकते हो। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, तो इसको जो है वो आप लोग इस तरह से एड्रेस कर सकते थे। हाँ जी, ठीक है। तो देखो रीत अगर हमने कर लिया तो बेथ बेगार के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, किसने क्या क्या किया, बेथ कितनी तरह की होती है, बेगार कितनी तरह की होती है, क्लियर। क्या उसकी नेगेटिव साइड है, क्या उसकी पॉजिटिव साइड तो नहीं बोल सकते, लेकिन देखो यार बेगार को अगर हम बात करें तो उस टाइम पे राजाओं के पास पैसा नहीं होता था, स्पेसिफिकली तब से जब से अंग्रेजों ने जो वो उन राजाओं के ऊपर जो है वो टैक्स डालना शुरू कर दिया। तो राजा जो है वो टैक्स पे करेगा, है ना, कि कैसे लोगों को पैसे देगा। तो जब राजा टैक्स पे करने में फेल हो रहा है तो बेगार जैसी प्रथा जो है वो वैसे ही जो है वो और ज्यादा प्रेवलेंट हो जाएंगे। हालांकि बेगार हमारे यहाँ पे बड़े हजारों सालों से चलती हुई प्रथा थी, क्योंकि इन जनरल जब हम लोग हिली रूलर्स की बात करते थे तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी कुछ राजाओं को छोड़ के वो रिलेटिवली कम हुआ करती थी। यही कारण था हर घर से लोग जो है वो बेगार देने राजा के पास जाया करते थे। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद जो बेगार प्रथा थी उसके जरिए एक्सप्लॉइटेशन होना जो वो और ज्यादा हो गया, क्योंकि अंग्रेजों ने भी डिमांड करनी शुरू कर दी थी कि हमें भी बेगार दीजिए, क्लियर। तो ये सारी चीजें जो आप लोगों ने यहाँ पे रखनी है।